नमस्कार। चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है श्रीनगर में राजभवन में, जहां पर बतौर उपराज्यपाल अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं मनोज सिन्हा जी। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं। किस तरह की उपलब्धियां रही, कितनी बड़ी चुनौतियां, हाल ही में हुए आतंकवादी हमले से क्या सीख लिया इन्होंने, और आगे आने वाले वक्त में अब दोबारा इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो उसके लिए क्या किए जा रहे हैं इंतजाम, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बतौर उपराज्यपाल आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो हमारे दर्शकों के सामने आप रखना चाहेंगे? ये सच है कि मैं 7 अगस्त 2020 को आया था, तो 7 अगस्त 2025 को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 5 वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा में समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर जो मूल सिद्धांत उसका रहा है, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड पीपुल फर्स्ट, ये एक नीति थी जिसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश मैंने की है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इन सभी मुद्दों पर काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। शांति का जहाँ तक सवाल है, एक समय होता था जब यहाँ हमारे पड़ोसी देश के इशारे पर बंद हो जाता था, हड़ताल होती थी, वो भी इतिहास की बात हो गई है। पत्थरबाजी की घटनाएं भी इतिहास की बात हो गई हैं। 30-32 वर्षों बाद मुहर्रम के शांतिपूर्ण 3 जुलूस यहाँ निकले, सिनेमा हॉल खुल गए, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ये सब सामान्य ढंग से देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह चलते हैं वैसे ही कश्मीर में और पूरे जम्मू कश्मीर में चलने लगे। नाइट लाइफ का आनंद भी यहाँ के लोग लेने लगे। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के कारण आम आदमी का विश्वास बढ़ा। प्रॉस्पेरिटी का जहाँ तक सवाल है, तो 5 वर्ष में मुझे इस बात का संतोष है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था दुगुनी करने में हमको और हमारे सहयोगियों को सफलता मिली। 5 सालों में दोगुनी हो गई है यहाँ की अर्थव्यवस्था। मोटे तौर पर लगभग दोगुनी अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है। जब मैं आया था तो जम्मू कश्मीर बैंक, मुझे याद है कि 1300 करोड़ रुपए घाटे में था। बिल्कुल। आज वो 1700 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा है। अच्छा। देश के अच्छे बैंकों में उसकी गिनती हो रही है। तो ये सब ऐसे परिमार्जन है जिसके कारण आम आदमी को काफ़ी राहत मिली है। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट की संख्या हो या देश के अंदर से आने वाले लोगों की संख्या हो, उसमें जिस मात्रा में वृद्धि हुई, गत वर्ष लगभग 2,38,000 लोग यहाँ आए थे। बिल्कुल 2,38,00,000। हाँ, लेकिन पहलगाम हमले के बाद एक मिनट में जरा पूरा करूं, पहलगाम पर मैं आऊँगा जी। जिसके पास एक होटल था उसने कम से कम एक होटल तो जरूर बना लिया है, कई लोगों ने 2-3 बना लिए, और मोटे तौर पर 5,000 से ज़्यादा नए होटल कश्मीर घाटी में बने हैं। ठीक है। अगर 10 करोड़ एक होटल पर लीजिए तो 50,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट केवल होटल पर है। यहाँ पर एक बड़ा सेक्टर है, यहाँ की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर आश्रित है। जो 70% है उनके लिए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों से मिलकर के यहाँ हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी अफसर, दोनों हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने बनाया। 29 प्रोजेक्ट उसमें हम लोगों ने निर्धारित किए। लक्ष्य ये था कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान है जी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में 5 साल में वो दुगनी हो जाए। वो प्रोजेक्ट 2022 में हमने शुरू की थी। इसके कारण बड़ा लाभ मिला है। कई ऐसे सेक्टर जिसमें जैसे फाडर डेफिसिट थी, 40% ही फाडर यहाँ होता था, 80% कैसे होगा, मिल्क डेफिसिट से मिल्क सरप्लस कैसे होंगे, ढेर सारे इसमें एग्री इंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, संपन्नता भी आ रही है। अनेक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स छोड़ करके HADP की स्कीम ले रहे हैं। पर्यटन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप खुद भी कई वर्षों से आ रही हैं। बिल्कुल। जब मैं आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 8 घंटे 9 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में लोग आ रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की हाईवे और टनल की परियोजनाएं चल रही हैं।
2021 के सेंसस के आधार पर 2001 के सेंसस के आधार पर जितने भी गांव थे 250 आबादी के, वो 99% जोड़ दिए गए। ठीक है। भारत सरकार के से आग्रह करके प्रयासपूर्वक PMGSY 4, जिसमें 2011 सेंसस के जो गांव बच गए थे 250 आबादी के, उनके लिए भी 4000 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। रेल, पहली बार देश के बाकी माननीय हिस्सों से प्रधानमंत्री जोड़ने जी का ने काम भी हुआ पिछले है। दिनों में बिल्कुल। चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करके बिल्कुल रेलगाड़ी चलाई। कश्मीर अब कन्याकुमारी से रेल मार्ग से जुड़ गया है। बिल्कुल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात मैं करूं तो जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT, IIM, AIIMS, NIFT, ये सारे संस्थान इन्हीं दिनों में जम्मू कश्मीर में खुले हैं। MBBS की सीटों की मैं बात करूं, 9 नए मेडिकल कॉलेज खुले, 2 एम्स खुले, तो 500 सीटें बढ़ गई पहले की तुलना में। तो हर पावर की बात करूं तो जितना पावर पिछले 47 साल में बन रहा था, लगभग 3400 मेगावाट के आसपास, 3100 मेगावाट पिछले 5 वर्षों में ऐसी नई प्रोजेक्ट हम लिए। ट्रांसमिशन, मतलब आपकी बातों और को सुन के लग रहा है कि बहुत सारी उपलब्धियां 5 सालों में अर्जित कर ली हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी मैंने काफ़ी बड़ी उपलब्धि हुई। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जिस सेक्टर में आप देखेंगी, ऑनलाइन सर्विसेज में जम्मू कश्मीर आज देश का प्रथम राज्य IoT बन गया है। बिल्कुल। 1140 सर्विसेज ऑनलाइन यहाँ दी जा रही हैं। तो चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें प्रगति हुई है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ लगभग 14,000 करोड़ का था 2020 के पहले जी। भारत सरकार के सहयोग से जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, उसमें जो इंसेंटिव दिया भारत सरकार ने, वैसा इंसेंटिव देश के किसी राज्य में नहीं था। इसके कारण बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव आए। ठीक है। आज 30,000 करोड़ के काम ग्राउंड पर चल रहे, 10,000 तो पूरे हो गए जो प्रोडक्शन में, बाकी 20-25,000 करोड़ के काम डिफरेंट स्टेज में हैं, जो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस दिशा में भी बढ़िया काम हुआ है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में हमने देखा कि आपने एक्शन भी लिया था। आपने जम्मू कश्मीर बैंक की बात की, और भी कई मामलों में, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन तमाम उपलब्धियों का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, 5 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन, उधर विपक्षी दल का कहना है कि ये तो निरंतर प्रक्रिया है विकास की। सही है, विकास निरंतर प्रक्रिया है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इसका मूल्यांकन करेंगे और इतिहास मूल्यांकन करेगा। लोग तुलना करेंगे कि 5 सालों में क्या हुआ, उसके पहले के सालों में क्या हुआ। मैं खुद कहूँ ये अच्छी बात नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि कश्मीरियत और जमहूरियत जिसकी बात अक्सर अखबारों में या किताबों के पन्नों में छिपी रहती थी, उसको मनोज सिन्हा जी ने यहाँ धरातल पर उतारने का काम किया है। आप जाएंगे लाल चौक का पूरा इलाका देखें, आपने वहां पर कई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। तिरंगा यात्रा की अलग अलग तस्वीरें पूरे देश के लिए भावनात्मक तौर से एक अलग ही कहानी बयां करती थी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आतंकवाद से पीड़ित जो परिवार रहे 20-20, 25-25 सालों से, जिनको कोई पूछने वाला नहीं रहा, उनको भी नौकरी देने का काम आपकी ओर से किया गया है। इस पर मैं चाहूंगी, बारामूला में जाकर आपने नियुक्ति पत्र बांटे, तो अब लोग पूछेंगे कि इतना समय क्यों लग गया? अब जब 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तब जाकर आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सच है। मैं देखिए, यहाँ सरकारी कानून है जी, जिनकी मृत्यु आतंकवादी हिंसा में, उनकी सरकारी नौकरी देना, और गृह मंत्रालय उन्हें आर्थिक सहायता भी देता। अभी पुंछ या बाकी जगहों पर जो सेलिंग हुई अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जी, उसमें जो लोग मृत हुए थे, उनको भी देश के माननीय गृह मंत्री जी ने आकर के नियुक्ति पत्र दिया था। मैं इसे अपनी कमी मानता हूं कि मुझे ये बात किसी ने ध्यान में नहीं लाई। आज से 7-8 महीना पहले मैं टेरर विक्टिम फैमिली से ही राजभवन में मिला था। उनसे बातचीत के दौरान जो बात निकल के आई, वो ये आई कि एक किसी व्यक्ति की हत्या हुई, उसके 3 बच्चे थे, एक को सरकारी नौकरी मिल गई, उसकी शादी हो गई, वो अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गया, 2 बच्चे परेशान हैं जी। मैं उस लाइन पर सोच रहा था कैसे इनके रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयास कैसे किया जा सकता है। 29 जून को मैं पहलगांव जा रहा था अमरनाथ जी की यात्रा की व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा के लिए। ये आप आज कार्यक्रम में थी, वहाँ कुछ नौजवान हैं यहाँ के जो इसके लिए काम कर रहे थे, सेव यूथ, सेव फ्यूचर फाउंडेशन के नौजवान। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि अनंतनाग में हम लोग साउथ कश्मीर के
टेरर विक्टिम फैमिलीज़ को जुटाते हैं, आप जरा उनसे मिलते हुए जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं मिला, वहाँ एक बच्ची खड़ी हुई और उसने जब अपना दर्द बयां किया कि मेरे पिता एसपीओ थे, आतंकवादियों ने उन्हें भून दिया, मेरी माँ भीख मांग करके मेरा और मेरी छोटी बहन का पालन पोषण किया, 10 साल तक हमारे रिश्तेदार और हमारे समाज के लोग भी हमको नहीं पूछते थे, तब मेरे ध्यान में ये बात आई। फिर आकर के यहाँ हमने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और 4-5 फैसले हम लोगों ने किए। एक, वाजिब जिनका हक है नौकरी का, उन्हें नौकरी देना। आर्थिक सहायता जिनको मिलनी चाहिए तो नहीं मिले, उन्हें आर्थिक सहायता मिले। तीसरा, ऐसा भी संभव है कि एक को नौकरी मिल गई लेकिन टेरर विक्टिम फैमिली के बाकी सदस्य परेशानी में हो, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है, मुद्रा योजना, उसमें 10 लाख तक का ऋण तो बिना किसी कोलेटरल के मिलता है। अब तो उसकी सीमा 20 लाख हो गई, बढ़ा दी गई है। तो उनको आर्थिक सहायता दिलाना, उनकी हैंड होल्डिंग करके उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाना। तो इसके लिए तमाम कागजी कार्रवाई से तो नहीं गुजरना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। 1-2 मिनट में और लूंगा। और चौथा, जिनकी एफआईआर नहीं हुई उनकी एफआईआर कराना। 5वां, अगर टेररिस्ट ने उनकी संपत्ति या जमीन कब्जे कर लिए थे तो उन्हें खाली कराना। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी कर दिया। बड़ी संख्या में लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं जिलों पर। अब आज मैं जब बोल रहा था तो आपने सुना होगा जी कि कश्मीर डिवीज़न में भी और जम्मू डिवीज़न में भी पुलिस के पास ढेर सारी कंप्लेन आई हैं, कई प्रकार की कंप्लेन है। ठीक है। किसी को नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसको डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था। एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ था, जो इकोसिस्टम यहाँ के लोगों की नहीं, पाकिस्तान की बात ज़्यादा करता था, आतंकवाद के समर्थकों की बात ज़्यादा करता था। मैं वही कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, इस पूरे इकोसिस्टम पर ज़बरदस्त प्रहार हुआ है और इसके कारण ये फैसला लेने में हमें सुविधा हुई है। आज 40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये प्रक्रिया भी आगे भी चलेगी और ऐसे केसेस जो बंद कर दिए गए थे, इसमें नरसंहार हुए थे, उन्हें भी रीओपन करके उनकी जांच कराना और दोषियों को दंड दिलाना, ये काम भी हम करेंगे। अच्छा, दोबारा से फिर रीओपन कर रहे हैं आप तमाम पुराने केसेस को। ठीक है। आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जम्मू कश्मीर में। आपने बताया कि रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आए थे पिछले साल की हम बात करें। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम दूसरे भी मुद्दों पर जम्मू कश्मीर से दिल्ली की और दिल की दोनों दूरियों को कम करने का भी प्रयास आपकी ओर से किया गया। लेकिन पहलगाम में जो हमला हुआ उसने बहुत सारे सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े कर दिए। क्या ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है? बैसरन जो स्थान है पहलगांव के पास, 3 दिन पहले ही वो खुला था पर्यटकों के लिए। जो सज्जन उसको चला रहे थे, एक प्राइवेट ऑपरेटर हैं, उन्होंने JKTDC में एक एप्लीकेशन दी थी, कुछ पैसा भी जमा किया था, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली थी। जब पूरा पैसा जमा करते तब उनको परमिशन। 3 दिन पहले तक वहाँ बारिश हो रही, 3 दिन पहले से कुछ लोग वहाँ जा रहे थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहले से रेकी की हुई थी, अब तो तथ्य सामने आ गए हैं NIA की जांच के बाद, और उन्होंने निर्दोष निरपराध नागरिकों को निशाना बनाया। और जिस तरह से निशाना बनाया, मैं समझता हूँ वो पूरे भारत की आत्मा पर एक गहरा चोट था। ये सच है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं उस सवाल पर आऊँगा आपके, लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है। जिस प्रकार से उस घटना के बाद आम कश्मीरी या आम जम्मू कश्मीर का आदमी पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ है, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि 5 साल में मैंने कभी नहीं देखा। अनेक लोगों से मैंने बात की जो 40-50 साल से जम्मू कश्मीर को जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना या CAPF सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर रही थी। अब आवाम से जब समर्थन नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि आतंकवाद ऐसे ही अंतिम सांसें ले रहा था। बिल्कुल। जब समर्थन आम आदमी से नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा सहूलियत होगी आतंकवाद को समाप्त करने में। पहलगाम में मैं खुद थी, एक बात और जोड़ूंगा उसमें कि अगर दूसरे पैरामीटर्स को आप देखेंगी तो मुझे लगता है कि शायद परिदृश्य दूसरा दिखाई पड़ेगा। सिविलियन किलिंग्स की बात हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग्स की बात हो, बंद हड़ताल, तो उसमें फिर पैरामीटर्स ऐसे हैं कि आपको संतोष होगा। और एक दूसरी बात
कि लोकल जो रिक्रूटमेंट कभी 125, 150, 200 हुआ करता था। जी। पिछले साल 6 था, इस साल अभी तक 6 महीने माने जुलाई बीतने जा रहा है, एक रिक्रूटमेंट हुआ है। तो ये जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं ये सब फॉरेन टेररिस्ट है, इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान इन्हें जबरदस्ती भेज रहा है, और वो ऐसा है कि वो सुधरता ही नहीं, जिसकी स्टेट पॉलिसी ही टेररिज्म है। की हो। तो ये एक बड़ी चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ा सबक दिया है। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि सद्बुद्धि आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी टेरर इंसिडेंट को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि सिंदूर अभी ऑन है। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूड है। तो मैं समझता हूं कि अगर बाहर से लोग ना आवे तो अब जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। मैं कहूँ कि सामान्य स्थिति हो रही है। उपराज्यपाल जी, हमने ये भी देखा है कि किस तरह से कश्मीर के कई हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई, कुछ घरों को गिरा दिया गया, ये कहते हुए कि उनके बच्चे जो थे वो आतंकवादियों को समर्थन देते थे और उनकी गतिविधियां बहुत संदिग्ध पाई गई। तो ये जो एक्शन आपकी ओर से लिया गया है, आपने कहा कि नहीं यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन कई घर भी गिरे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा कि जनरल मासेस जी, मैंने ये नहीं कहा कि 100%, उसमें 2-4 लोग थे, NIA की जांच में भी आया है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अखबारों में भी खबर छपी है। कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं और उनकी संख्या बड़ी कम हो गई। ठीक है। मैं समझता हूं कि वो भी आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक नीति भारत सरकार की गृहमंत्री जी के नेतृत्व में थी कि हम शांति खरीदना नहीं चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं, जिस नीति पर हम आगे बढ़े। बिल्कुल। और एक बात हम बार बार कहते हैं कि किसी गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। किसी बेगुनाह का घर गिरा हो, आप बता दीजिए, सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। वे लोग जो टेरर इंसिडेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि प्योर आतंकवादी थे, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। 370 हटने के बाद लगातार मैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर रिपोर्टिंग करती हूँ। पहलगाम के बाद जो चीजें मैंने महसूस की यहाँ पर आकर, सुरक्षा व्यवस्था जो बीच में बहुत कम कर दी गई थी, हमारी सेना के लोग नहीं दिखाई देते थे आमतौर पर सड़कों पर, अब उनमें इजाफा हो गया है। तो इसको लेकर क्या कोई खास रणनीति आप लोगों ने अख्तियार की? मुझे लगता है कि वो इजाफा नहीं हुआ है। सुरक्षा की एक रणनीति बनती है, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग या बाकी सिक्योरिटी रिव्यूज होते हैं, उसमें फैसले किए जाते हैं जिसके अनुसार काम होता है। अभी अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, बिल्कुल 3 टियर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। कुछ पर्यटक स्थलों को हमने बंद कर दिया था। एक फैसला उस दिन जब गृह मंत्री जी आए थे तो सिक्योरिटी रिव्यू में ही ये फैसला हुआ था कि अब कोई भी टूरिस्ट स्पॉट तभी खोलेंगे जब वहाँ पर्याप्त सुरक्षा होगी। बिल्कुल। उसमें से काफ़ी खोल दिए गए, जो बचे हैं फेज वाइज मैंने कहा था उन्हें भी खोल दिया जाएगा। लेकिन जहाँ भी पर्यटक स्थल खोले जा रहे हैं वहाँ नफरी फोर्स की लगाई जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। पहलगाम में जहां पर आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया था, वहां की स्थिति क्या है? वो यात्रा के कारण वो स्थल नहीं खुला है। पहलगाम के बाकी स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन वो स्थल नहीं खुला है क्योंकि अभी अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। अमरनाथ यात्रा के बाद उस जगह को भी खोल दिया जाएगा। उस स्थान के बारे में एक बात मुझे कहनी है जी। कई लोग ये सवाल उठाते हैं, वहाँ एक कमरा भी नहीं है सरकारी जहाँ फोर्स रह सके। जब बैसरन घाटी में, बैसरन घाटी हाँ, सड़क भी नहीं है बहुत ऊपर हाँ, तक। वो आप गई हैं, आपने देखा है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे जब भी खोला जाएगा तो रिव्यू करके और पूरी सुरक्षा के साथ खोला जाएगा। अच्छा, बैसरन घाटी में अब रिव्यू करके और हाँ, सुरक्षा व्यवस्था देने के बाद फिर उसको खोला जाएगा। एकदम। अब लोग पलटकर सवाल पूछते हैं कि जब पता है कि वहां पर इतनी बड़ी तादाद में पर्यटक जाते थे तो फिर सुरक्षा के इंतजामात वहां पर क्यों नहीं किए गए? ये सवाल बड़ा लाजमी है। मैंने कहा कि 3 दिन पहले ही लोग जाना शुरू किए थे, उनको परमिशन भी नहीं थी ले जाने की। 3 दिन पहले जिस समय आतंकवादी हमला हुआ, 22 को घटना हुई, 19, 17, 18 तक वहाँ कीचड़ था। 19 को पहली बार पर्यटक वहाँ गए। किसी को मालूम नहीं था कि वहाँ, क्योंकि उनको परमिशन अभी जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ने उनको अधिकृत रूप से कोई परमिशन नहीं दिया था। फिर कैसे लोग वहां पर पहुंचने लगे थे? अब उस विवरण में जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को अच्छा लगा, लोग जा रहे थे, शांति थी। हाँ,
लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, आतंकवादियों को मार गिराया। वहां पर मसूद अजहर भी रो रो कर कह रहा था कि हमें मार दिया जाए। लेकिन पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया वो आतंकवादी कहां हैं? विपक्ष की ओर से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि NIA हमारे देश की सबसे अच्छी टेरर के मामलों की जांच करने वाली एजेंसी है, वो जांच कर रही है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि उस पर कोई प्रतिक्रिया देने से सबको बचना चाहिए। ठीक है। जांच की प्रगति जहां तक पहुंची है, मीडिया के माध्यम से देशवासियों को काफ़ी हद तक जानकारी मिली है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां भी हैं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और उनका अंजाम भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी उम्र कितनी थी, वो कौन लोग नहीं, थे, पाकिस्तान से आए हुए थे? वो आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है, पाकिस्तानी थे, भी आइडेंटिफाइड हैं। लेकिन NIA सब कुछ ओपन करके और मीडिया और देश को बताते चले तब तो वो खोजने में सफल कैसे होंगे, उनकी अपनी रणनीति होती है। लेकिन NIA बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है और मैं आश्वस्त हूँ कि जल्द ही वो अपने अंजाम तक पहुंचे। वहां से कैसे फरार हो गए ये भी पूछा जा रहा है वहाँ कि की आए आराम से उन्होंने धर्म पूछकर वहां पर लोगों का कत्लेआम किया और उसके बाद वहां से भाग गए। दिल्ली बैठ करके बयान देना अलग बात है। जो लोग वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि पहाड़, जंगल, फोर्स जितनी भी लगे वहाँ फोर्स पहुंचे, चारों तरफ घेरे हुए थे लोग। लेकिन यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ बड़ा मुश्किल होता है। आप यहाँ घूमी हैं, बिल्कुल, आप देखेंगी तो मुझे लगता है कि आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी। कुछ लोग जो इन भौगोलिक परिस्थितियों से नहीं परिचित हैं वो कह सकते हैं, उनका कहना वाजिब भी है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव की आपने बात कही, लेकिन उसी के साथ साथ पहलगाम ने एक बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने पेश कर दिया है। अब दूसरा सवाल यह है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाल ही में आपने जो मीटिंग की थी उसमें मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, उसको लेकर विपक्षी दलों ने बहुत सवाल खड़े किए कि अब तो चुनाव हो गए, CM चुन लिए गए, उसके बावजूद उनको रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। लोग क्या कहते हैं इस पर प्रतिक्रिया देना मेरा काम नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देश की संसद ने बनाया है। संसद ने उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सबके अधिकार पहले से डिफाइन किए हुए हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से, आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश को और जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूँ, कोई अनाधिकार चेष्टा मैं कभी नहीं करता। जो अधिकार मुझे नहीं मिला है कानूनन, उसमें मैं कभी कदम नहीं रखता हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि अगर उपराज्यपाल किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते रहे, जो आपका पुराना इतिहास रहा है, उपराज्यपाल बनने के बाद तो पार्टी नहीं होती है और वो खुद दूसरी पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, तो फिर आप लोगों के बीच क्या तालमेल बेहतर है कि जम्मू कश्मीर को और सही तरीके से, तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके पूरी सुरक्षा के साथ? मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच कोई संवादहीनता नहीं है। अधिकांश विषयों पर हमारी चर्चा हो जाती है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है। मैं समझता हूँ, और जब भी कोई ऐसी जरूरत होगी बातचीत करके समस्या का समाधान करने में हम दोनों लोग एक साथ काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर उनका पार्टिसिपेशन कम होता है और उधर से कहा जाता है कि आप उनको इनवाइट नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा डोमेन है जिसमें उनको रहना चाहिए और मैं न बुलाऊं। ऐसा एक भी उदाहरण कोई नहीं बता सकता है। मनोज सिन्हा जी, इसके पहले आप सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन 5 सालों का ये जो कार्यकाल रहा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों से लगातार ये पूरा हिस्सा हमेशा पीड़ित रहता था। आए दिन हम लोग खुद पत्थरबाजी की घटनाओं की खबरें पढ़ते थे, वो ब्रेकिंग न्यूज हर रोज सुबह 9 बजे चला करती थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बतौर उपराज्यपाल यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या पेश आई है? मैं जब आया था तो मुझे 2 बातें समझ में आई। एक कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस्टेब्लिश होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का भारत के साथ फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए। और मैं आज बहुत संतोष से बात कहना चाहता हूं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये दोनों लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। अब उस तरह की दूरी नहीं है जो बार बार कही जाती थी कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर के लोग और दिल्ली के लोगों के बीच। मैंने उत्तर आपके प्रश्न का दे दिया है। किस तरह से आपने ये कामयाबी हासिल की, क्या किया आपने? नहीं, एक तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, गृह मंत्री जी की सक्रियता और यहाँ की आवाम और हमारे प्रशासन और पुलिस के
वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, मुझे लगता है कि आर्मी और बाकी सीएपीएफ सबके सहयोग से ही ये काम हो सका। कोई एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। जब हम लोग खुद पहले आते थे यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए तो इंडियन मीडिया कह के हम लोगों को संबोधित किया जाता था। पत्थरबाजी की घटनाएं लाल चौक से बहुत मुश्किल है कि आप कभी भी वहां पर खड़े होकर लाइव कोई कार्यक्रम कर सकें, लेकिन अभी वहां पर हालात काफी ज्यादा बेहतर हैं। तिरंगा शान से लहराता हुआ वहां पर दिखाई देता है क्लॉक टावर के ऊपर। मुझे लगता है कि असली ब्रांड एम्बेसडर तो आपको होना चाहिए। मोदी जी की सरकार में 5 वर्ष में जो परिवर्तन हुआ, अब ये शब्द कोई जम्मू कश्मीर में प्रयोग करेगा ऐसा बड़ा मुश्किल है। जी, हम लोगों ने खुद जो देखा है, मैं उसका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब बहुत भयानक बाढ़ आई हुई थी 2014 में, मैंने उस समय भी यहाँ पर आकर कवरेज की थी और मैंने हालात यहाँ के देखे थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन यकीनन यहाँ पर हुआ है। लेकिन रोजगार, हालांकि एक बहुत अच्छी भी चीज है जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिस हिस्से में लगते हों, युवाओं को बरगलाकर उनसे इस तरह के स्लोगन वहां पर करवाए जाते हों, लेकिन अब वही युवा रोजगार की बात करता है। वो कहता है कि रोजगार देने में अभी पूरी तरह से कामयाबी आप लोगों को नहीं मिली है। कि ये बड़ा परिवर्तन है कि युवा रोजगार की बात करे। अब युवा पत्थरबाजी की बात नहीं करता, हथियार की बात नहीं करता। मैं समझता हूँ ये बड़ा परिवर्तन है। और जब मुझे लगता है कि अपेक्षाएं बढ़ती हैं, आकांक्षाएं बढ़ती हैं, तभी ये सब संभव है। जब लोगों को लगता है कि नहीं काम हो रहा है, तब अपेक्षा बढ़ती है, आकांक्षा बढ़ती है। ये सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में 40-42 हज़ार से ज़्यादा सरकारी पद भरे गए। और एक बात का संतोष है कि योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर भरे गए, किसी की सिफारिश पर नहीं भरे गए। दुनिया के किसी देश में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इंडस्ट्री के कारण रोजगार मिला है, HADP एग्रीकल्चर की, उसके कारण रोजगार मिला है, टूरिज्म के कारण बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, जम्मू कश्मीर प्रशासन की, उसमें आपको जानकर खुशी होगी, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है और ये लगातार 3 वर्षों तक देश में नंबर 1 रहा है जी। व्यक्तिगत रोजगार देने में, यूनिट एस्टेब्लिश करने में। आपको ध्यान होगा, पीछे भी जब आप आई थी तो बैक टू विलेज करके एक कार्यक्रम चलाते थे। बिल्कुल। उसमें एक लक्ष्य होता था कि गांव से नौजवान को आइडेंटिफाई करना, नवयुवती को आइडेंटिफाई करना, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलाना, हैंड होल्डिंग करना और उसे इंटरप्रेन्योर बनना। ऐसी बड़ी संख्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 8-9 लाख महिलाएं अच्छा व्यापार कर रही हैं जी। एक्सपोर्ट को अगर आप देखेंगी, GI टैगिंग, QR कोड का बड़ा लाभ मिला। वो कालीन, कारपेट हो, पश्मीना हो या हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का एक्सपोर्ट लगभग डबल हो गया है। तो कई फ्रंटों के कारण मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है और पर्यटन अकेले बड़े सारे लोगों को रोजगार देता है। पहलगाम के बाद क्या पर्यटन में कमी आई है? ये सच है कि पहलगाम के बाद टूरिस्टों का आना बिल्कुल बंद हो गया था। अब बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है और बड़े उत्साह से, आज मैं उम्मीद करता हूँ 1,98,000 हो गया था अभी कुछ देर पहले, मैं समझता हूँ आज 2 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर की सरकार भी इसके लिए प्रयत्न कर रही है, मैंने भी निजी तौर पर इसके लिए प्रयत्न किए हैं, कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़े। और भारत सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किया है। देश के काफ़ी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ आए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज आई हैं, जगह जगह जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से वो विश्वास बहाली और ये जो बाबा के दर्शन करके लोग जाएंगे, बाबा बर्फानी के हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। बिल्कुल। अगर 4 लाख लोग जाते हैं यहाँ से तो वो 40 लाख लोगों को बताएंगे कि नहीं जम्मू कश्मीर जाइए। आज की स्थिति है कि पहलगांव के सारे होटल फुल हैं, सोनमर्ग में भी होटलों में बड़ी संख्या में यात्री रुके हुए हैं और श्रीनगर शहर में भी 30 से 40% की बुकिंग हो रही है। तो अब स्थिति बदल रही है, पहले के मुकाबले आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा बदल गई है? अभी बदल रही है। पिछली बार 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गए थे दर्शन करने के लिए। जी, पिछली बार का आंकड़ा 12 वर्ष में सबसे ज्यादा श्रद्धालु गए थे जी। इस बार यात्रा का जो ड्यूरेशन है वो केवल 38 दिन का है, केवल। और पहलगांव की घटना के बाद यात्रा हो रही है। बावजूद इसके आज 2 लाख का आंकड़ा हम पार करने जाए। 3 जुलाई को शुरू हुई थी यात्रा, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर से वहां पर यात्रा की इजाजत वो बड़ा सोच समझ करके कंसीडर्ड डिसीजन था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ड्रोन और बाकी चीजें देखी गई, बिल्कुल, और देश के कई स्थानों पर जिस तरह से हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं हुई, सोच समझ करके ये फैसला लिया गया कि श्रद्धालु जाएंगे ही। और सुविधाओं में हमने काफ़ी बढ़ोतरी पिछले 3-4 सालों में कराई है। जो दोनों तरफ से आप कहीं अगर जाएंगी तो देखेंगी 4 फीट 5 फीट चौड़ी सड़क होती थी, अब चाहे वो बाल्टा लेक्सी से जाएं तो 12 फीट चौड़ी सड़क। अच्छा।
चंदनबाड़ी से जाएंगी तो 12 फीट चौड़ी सड़क, बिजली माने ग्रिड पावर इधर से माने बाल्टाल एक्सिस से वहां तक पहुंच गई है, ठीक है। होली केब तक, होली केब से पंचतरणी तक आ गई है, पंचतरणी से यहाँ तक दूसरी एक्सिस तक, वहाँ भी अगले साल आ जाएगी। इसके टेंडर हो रहे हैं। यात्री निवास हमने कई बनवाए हैं जहाँ सुविधापूर्वक लोग रह सकते हैं। इसमें हमारे कई लोगों ने सहयोग किया है। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा का इंतजाम हो, यात्री सुविधाओं का, इसमें पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन, श्राइन बोर्ड, सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ की आवाम ने दिल खोल करके यात्रियों का स्वागत किया है। बिल्कुल दिल खोल करके स्वागत किया है, क्योंकि यात्रा यहाँ के स्थानीय निवासियों के सहयोग से ज़्यादा चलती है। सरकार और प्रशासन के सहयोग के साथ साथ यहाँ के लोगों का सहयोग बहुत मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। पहलगाम हमले के बाद मैं खुद पहलगाम में थी और मैंने देखा था खासतौर से जुमे की नमाज के बाद बहुत बड़ी तादाद में जो पहलगाम के रहने वाले आम कश्मीरी हैं वो सड़कों पर उतरे थे और उनकी ओर से पाकिस्तान की जमकर मुखालफत की गई थी और अपने जितने भी पर्यटक हैं उनको कैसे वो बेहतर सुविधाएं दे, सुरक्षा दे, इसकी बात करते हुए वो लोग नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये जो ड्रोन का इस्तेमाल है या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी फेक न्यूज फैलाना है, क्या ये एक बड़ी चुनौती सुरक्षा के मद्देनजर आप लोगों के सामने है? नहीं, स्वाभाविक रूप से टेक्नोलॉजी का जमाना है। मुझे लगता है कि भारत ने भी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये प्रमाणित भी हो गया है कि जो हमने चाहा, जो लक्ष्य तय किया हमारी सेना ने, उसे प्राप्त कर लिया। हमारे पड़ोसी को बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं था। उस दावे चाहे जितने करे, वो प्रमाण कोई नहीं दे सका। और हमारी सेनाओं ने जो दावा किया जी, वो हमारी सेनाओं ने नहीं, पूरी दुनिया ने उस प्रमाण को देखा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि अब कहने की जरूरत नहीं। और हमारे जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं ये है कि इंडिजिनस इक्विपमेंट भारत जिस तरह से डेवलप कर रहा है, रक्षा उपकरण जिस तरह से भारत बना रहा है, वो अब आने वाले दिनों में वो बहुत शुभ संकेत है। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग वगैरह हो रही है या अभी रुकी हुई है? नहीं, बीच में कम हो गया था, फिर शुरू हो गई है। अभी हाल में कुछ बड़े फिल्म्स की शूटिंग यहाँ होने वाली है। हमने देखा था आपकी G20 का आयोजन भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया गया था, उसकी भी तस्वीरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी थी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बतौर उपराज्यपाल ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो अब आप यहाँ से पाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी या काम मिले उसको निष्ठा, ईमानदारी और पूरी क्षमता से करना चाहिए। इसी में संतोष होता है और वही कोशिश मैं करता हूँ। कुछ पाने के लिए काम किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये सोच कभी नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। अब कई बार इस तरह की भी खबरें निकल कर सामने आ रही है। मैं थोड़ा अब जम्मू कश्मीर से इतर आपको राजनीति के उस मैदान पर लेकर आना चाहूँगी जिस पर पुराने दौर में आपने बड़े चौके छक्के लगाए हैं गाजीपुर से। कहा जा रहा है कि इसके बाद जब आपका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद आप सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी करने वाले हैं। एक तो मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य आज नहीं हूँ। भविष्य में क्या करना है ये आज कहना ठीक नहीं। अभी मेरे पास जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करना ये पहली प्राथमिकता है जी। और बाकी मैं बहुत कुछ बाबा बर्फानी और माता वैष्णो देवी पर छोड़ता हूँ। आपकी चर्चा चल रही है बीजेपी के अगले अध्यक्ष के तौर पर, कई ऐसे नाम हैं, उनमें से एक नाम आपका भी है। ये आप लोग चला रहे हैं, मुझे लगता है कि और कहीं मेरे नाम की चर्चा नहीं है। तो इसके बारे में कुछ सूत्रों से थोड़ी जानकारी आप देना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो क्या मेरे पास कोई सूत्र है और मुझे लगता है कि न मेरी कोई ऐसी जानकारी है और न ये संभव है। ये संभव भी नहीं है। क्यों? मैंने अब मैं क्यों कारण मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे जो समझ में आता है, मेरी जो बुद्धि कहती है। आमतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के साथ जिस तरह का आपका रिश्ता है, बहुत आत्मीयता का, हमने हाल ही में देखा था जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे वंदे भारत के उद्घाटन के कार्यक्रम में, उन्होंने जम्मू कश्मीर को बड़ी सारी सौगात भी थी। उस समय भी उन्होंने आपके कामकाज की तारीफ की, गृह मंत्री भी कई मौकों पर कर चुके हैं। तो उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर एक सफल 5 सालों का आपका टेन्योर रहा। अब इसके आगे मनोज सिन्हा जी, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है। वो अपने सहयोगियों या अपने अधीनस्थ लोगों के कामकाज की सराहना करते हैं, जिससे हौसला बढ़ता है और उनके मार्गदर्शन में बड़ी कुछ चीज़ें हमने हासिल की हैं। उपलब्धि के तौर पर भी बहुत कुछ सीखा है। गृहमंत्री जी निरंतर जम्मू कश्मीर पर पैनी निगाह बनाए रखते हैं। बिल्कुल। और बार बार आकर के
ढेर सारी ऐसे निर्णय उन्होंने किए जिससे जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। ऐतिहासिक परिवर्तन का आपने जिक्र किया, लेकिन इसी के साथ चुनौतियां, क्योंकि अनंतनाग, बारामूला, कई ऐसे हिस्से जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे, संवेदनशील इलाके माने जाते थे। अगर आज मैं बात करूं तो कौन कौन से एरिया हैं जहां पर बतौर उपराज्यपाल आपको ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस होती है? एक ही क्षेत्र है जहां ध्यान देने की जरूरत है, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। हाँ। जो आतंकवादी हैं उनसे कैसे निपटाया जाए। बाकी मैं समझता हूं कि अवाम अब उसको ये भरोसा हो गया कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, पाकिस्तान हमारे हितों पर बराबर चोट पहुंचाएगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों की ये मानसिकता बदली है, खासतौर से कश्मीर के लोगों की ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पीओके को लेकर बहुत खबरें बनती हैं कि सरकार ये काम कर रही है, पीओके हमारा है, उसके लिए जम्मू कश्मीर में कुछ सीटें भी छोड़ी गई थी, उसको लेकर क्या है तैयारी? मैं आपको पहले एक सवाल के जवाब मैंने कहा कि मैं अपनी सीमाएं जानता हूं और उस सीमा के बाहर मैं कभी नहीं जाता हूं। तो भारत सरकार में विदेश मंत्रालय है, ये पीओके पर क्या होना है ये बात दिल्ली में आप रहती हैं, जब विदेश मंत्री से आपकी भेंट हो तो पूछिएगा, या भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से। मेरा डोमेन ये नहीं है कि मैं पीओके पर राय दूं। वैसे पूरा देश जानता है कि एक स्टेटेड पॉलिसी है, देश की संसद ने प्रस्ताव पारित किया है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है हाँ। कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत उसे मानता है। आपने संसद की बात की, संसद से ही 370 को हटाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की ओर से अब देखिए सदन के भीतर उसको वापस लेकर आएंगे, उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। बीजेपी के लोगों ने बायकॉट कर दिया था। 370 पर वो अडिग हैं कि हम इसको किसी भी हाल में, जब ताकत हमारे पास आएगी, ला कर रहेंगे। ये उनका एटीट्यूड है। मैं समझता हूँ कि देश की संसद ने 370-35 को समाप्त किया और हमारी सर्वोच्च अदालत ने उस पर वैधता की मुहर लगा दी। दोबारा से अब 370 की वापसी संभव नहीं है, जैसा कि दावा करते हैं विपक्षी दल। मैं किसी के दावे पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि लैंड ऑफ द लॉ जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने उस पर वैधता की मुहर लगा दी है। अभी हम सब ने देखा था, उमर अब्दुल्ला की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही कहा गया कि 2014 में जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय आप रेल राज्य मंत्री थे, आपका तो प्रमोशन हो गया बड़े बड़े पदों पर, लेकिन उनका डिमोशन हो गया एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री से, अब वो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। देना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ही सबको मालूम था कि अब ये स्टेट नहीं है, संघ राज्य यूनियन टेरिटरी है। इस बात से वो बहुत परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा डिमोशन हो गया है। उनसे भेंट होगी तो पूछिएगा मुझे इस पर क्या, मैं इस बारे में आप लोगों से कोई चर्चा नहीं होती है? नहीं, मेरी उनसे चर्चा बहुत मुद्दों पर होती है, लेकिन अभी इस सवाल पर हम जवाब दें ये उचित नहीं। चलिए ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल, अब आगे की राह कैसे तय करने वाले हैं मनोज सिन्हा जी? और गाजीपुर की याद कितनी आती है यहाँ पर जब आप श्रीनगर के राजभवन में बैठे रहते हैं? गाजीपुर मेरी जन्मभूमि है, गाजीपुर मेरी कर्मभूमि रही है। मेरा बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत आज भी रिश्ता है, बहुत सारे साथियों के साथ काम किया है, तो वो अविस्मरणीय यादें हैं जो कभी मिट नहीं सकती हैं। अभी मैं दूसरा कुछ भी नहीं सोच रहा सिवाय इसके कि अमरनाथ जी की यात्रा सकुशल हो जाए। हाँ। यहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छी सुरक्षित वापस जाए और ये महसूस करके जाएं कि नहीं, यहाँ स्वागत बहुत हुआ है लोगों का, यात्रा सकुशल हो जाए, बाबा का आशीर्वाद रहे, बस इतना ही सोच। जम्मू कश्मीर में जब आप कामकाज करते हैं तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है, सुबह से लेकर रात तक पूरा काम। आपने बहुत सारी उपलब्धियों का जिक्र किया, क्या रहता है आपका शेड्यूल यहाँ पे? आपने देखा है सुबह से तो लगभग इस तरह के कार्यक्रम लोगों से मिलना ये जरूरी भी है और तभी सही फीडबैक मिलता है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं लोगों से न मिलता तो शायद ये बात जो आज हम कर रहे हैं बिल्कुल ये न कर पाते। हमने देखा था जब योगा डे का यहाँ पर आयोजन किया गया था, बहुत बड़ी तादाद में जो कश्मीरी महिलाएं हैं वो भी वहां पर पार्टिसिपेट करने आई थी। तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है सरकार? आप देखें तो यहाँ की महिलाओं में हुनर बहुत है। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सेक्टर में देखिए, एजुकेशन में देखिए, स्पोर्ट्स में देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, तो बड़ी संख्या में महिलाएं मैं कहूँ कि आगे बढ़ रही हैं। और विमेन लेड डेवलपमेंट जिसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसका एक अच्छा बेहतर नमूना आप जम्मू कश्मीर में देख सकती हैं।
ठीक है, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बहुत ये बहुत खास धन्यवाद बातचीत चित्रा करने जी के लिए। आपको। मनोज सिन्हा जी को आप सुन रहे थे, यकीनन बहुत सारी उपलब्धियां उनके खाते में हैं, चाहे G20 का सफल आयोजन हो, पर्यटकों की बहुत बड़ी तादाद जिसने पिछले साल तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, अमरनाथ यात्रा में भी पिछले साल एक नया रिकॉर्ड बना था। लेकिन यह बात भी सच है कि पहलगाम में हमले के बाद चुनौतियां कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। दोबारा वैसे हमले ना हो, इसको लेकर भी पूरा एहतियात यहां पर बरता जा रहा है। अब आगे पाकिस्तान को और किस तरह से सबक सिखाया जाएगा और जम्मू कश्मीर की आवाम एकजुटता के साथ कैसे आतंकवाद के खिलाफ और कड़ा और बड़ा मैसेज देगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए चर्चा विद चित्रा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।